हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सेल्फ स्टडी विथ रोहन। आज हम देख रहे हैं करेंट अफेयर्स का लेक्चर। ठीक है, ये एक लेक्चर लाया गया, बहुत अट्रैक्टिव तरीका से लाया गया, जिसमें जनवरी का करेंट अफेयर जो भी आप एग्ज़ाम का आगामी देने वाले हैं, चाहे बीपीएससी का 72वीं हो या एईडी हो या TRE 4 हो, ठीक है, या बिहार एसएससी का भी जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, या 12th लेवल पर या CGL लेवल पर, ठीक है, या आपका एग्ज़ाम रेलवे का हो चाहे एसएससी का, जो भी एग्ज़ाम के लिए आप करेंट अफेयर्स को देख रहे हैं, क्योंकि करेंट अफेयर्स का भूमिका लगातार बढ़ रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इस प्रॉपर इसको हम लाए हैं विजुअल तरीका से, फोटो भी लाए हैं, पिक्चर के साथ लाए हैं, जिससे आपको याद करे, और एक्सप्लेनेशन भी दी है कि इसको प्रॉपर कुछ पॉइंट भी मिस ना हो। ठीक है, इस बहुत अच्छा तरीका से लाएं कि आपको पूरा दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। इसमें 200 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, मतलब एक महीना में, ठीक है, जनवरी महीना में। और जनवरी महीना में इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना। अगर आप पढ़िएगा तो ज़्यादा आप मेहनत कर दीजिएगा, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट बाहर नहीं होगा। हम गैर इम्पोर्टेंट को भी ले लेंगे तब भी 200 क्वेश्चन पूरे समझ जाइए। 200 से ज़्यादा क्वेश्चन का करने का ज़रूरत नहीं है। 25 क्वेश्चन आज रहेगा, देखते हैं कई पार्ट में ज़्यादा भी आ सकता है। और इसको लाइव में भी हम MCQ प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, चलिए ये सब अपना मेहनत करके अपना बनाएगा, और इसमें आप जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको लास्ट में। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? ठीक है, किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन है RK श्रीन कुमार, साधु भद्रदास, सूर्यवाला या उर्मिला सत्यनारायण जी। कौन होगा आंसर बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हाल ही में मार्च 2025 में घोषित 1 जनवरी, देखिए मार्च 2025 में घोषित हुआ, लेकिन मिला कब है? 1 जनवरी 2026 को प्रदान किया जाएगा। उसका नाम है प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026। प्रख्यात वायलिन वादक RK श्रीनिवास का है, वायलिन वादक ऐसे भी दे सकता है कि वायलिन वादक कौन है, तो RK श्रीनिवास को देने की घोषणा की गई है चेन्नई के मद्रास संगीत अकादमी द्वारा। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में दिया गया? मद्रास संगीत कला अकादमी द्वारा दिया गया। ठीक है, कर्नाटक संगीत में। ठीक है, इसमें उनके योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान है ये। ठीक है, चलिए पुरस्कार संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 99वें वर्षीय सम्मेलन में दिया गया। कब दिया गया है? 99 इसका वर्षीय सम्मेलन हुआ है, उसमें इसको प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए प्राप्तकर्ता RK श्रीनिवास प्रसिद्ध वायलिन वादक है। विशेष बात यह है कि मधु स्वामी दीक्षितकार की 250वीं जयंती के अवसर पर इसे सम्मानित किया हो रहा है। ठीक है, अन्य संबंधित पुरस्कार देखिए, भरतनाट्यम नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायण। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी भी देखिएगा, उर्मिला सत्यनारायण जी। इसको क्यों दिया गया है? क्योंकि उनको भी नृत्य कलानिधि पुरस्कार इनको भी मिला गया है। ठीक है, चलिए इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ए, RK श्रीनिवास। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला, बताइए भारत का पहला भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, मतलब सरकारी अस्पताल है, संचालित है, लेकिन AI आधारित है, तो वो कौन है? नोएडा है, जयपुर है, दिल्ली है या गांधीनगर है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये नोएडा हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा क्या है? ये ऐसा सरकारी अस्पताल है जो AI आधारित है। ठीक है, चलिए इस क्लिनिक से जुड़ी मुख्य बातें क्या है? देखिए यह क्लिनिक ग्रेटर नोएडा स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, JIMS कहते हैं, में शुरू किया गया। स्थापना इसका क्या हुआ? 4 जनवरी 2026 को, मतलब पूरा लेटेस्ट है, और घोषणा इसको 3 जनवरी को हो गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है? क्लिनिक में कैंसर का, हृदय रोग का और किडनी जैसे गंभीर बीमारियों की शुरुआती जांच और सटीक निदान, जांच भी करेगा। सटीक निदान के लिए AI एल्गोरिदम और जेनेटिक स्क्रीनिंग का उपयोग किया जाएगा, कि जो शुरुआत में ही पता चल जाए। ठीक है, सहयोग कौन कौन कर रहा है? IIT कानपुर इसमें सहयोग दे रहा है, इसको विकसित किया। ठीक है, इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा? ए, ग्रेटर नोएडा। इसका फोटो भी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, JIMS। आगे बढ़ते, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, बताइए। चलिए ऑप्शन है वाराणसी, बी है नई दिल्ली, तीसरा है जयपुर और चौथा है रायपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, वाराणसी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। ये इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी किए थे, वर्चुअली किए थे। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन वाराणसी में किया गया है। ऑप्शन ए क्या होगा? वाराणसी सही है। प्रतियोगिता से जुड़ी मुख्य जानकारी क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंदन स्पोर्ट स्टेडियम, सीगरा स्टेडियम, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? उत्तर प्रदेश में सीगरा स्टेडियम में। ठीक है,
तिथि क्या है, 4 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2026 तक आयोजन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। इसका शुभंकर क्या था, मैस्कॉट, इसमें शुभंकर था नंदी, ठीक है, और नीरा, ये क्या है, डॉल्फिन्स है। ये क्या है, नंदी और नीरा गंगा नदी के डॉल्फिन्स है, ठीक है। विजेता कौन है, पुरुष में रहे भारतीय रेलवे और महिला वर्ग में रही केरल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 3 क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, बताइए, ठीक है। ये कहाँ किया जा रहा है, पहला मतलब उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह या राजनाथ सिंह, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये आपका सी, जितेंद्र सिंह, ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी जितेंद्र सिंह इसका आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, CSIR NPL, ठीक है, प्रयोगशाला में विश्व का वर्ल्ड का दूसरा राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला, मतलब जो मतलब राष्ट्रीय मानक जो है पर्यावरण के लिए, उस पर आधारित प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। यह लैब पर्यावरण निगरानी उपकरणों की सटीकता, पर्यावरण का निगरानी करेगा, उसमें उपकरण सब लगा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मानक है उस सब को ही फुलफिल कर रहा है, ठीक है। इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान क्या है, धर्मेंद्र प्रधान गलत होगा क्योंकि शिक्षा मंत्री है, ठीक है। इसका उद्घाटन ही नहीं किया। नरेंद्र मोदी किए लेकिन इसमें बहुत सारा उद्घाटन करते हैं लेकिन इसमें ही नहीं किए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राजनाथ सिंह क्या है, रक्षा मंत्री है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस ने स्वयं को नक्सल मुक्त घोषित किया था, इसका आंसर होगा, देखिए अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो ये फोटो लगा हुआ है भले बिहार का, लेकिन ये आपका जनवरी का करंट अफेयर्स है। जनवरी में मध्य प्रदेश खुद को क्या किया था, दिसंबर में नक्सल मुक्त घोषित किया था, इसलिए जनवरी करंट अफेयर्स आ गया। लेकिन ये जो बिहार है, बिहार अब है, फरवरी में ही क्या हुआ, बिहार भी अब नक्सल मुक्त घोषित किया है। और रक्षा मंत्री मतलब जो है देश का गृह मंत्रालय का अति संकल्प है कि क्या करना है, ठीक है, 2 मार्च 2026 तक पूरा भारत में नक्सल मुक्त कर देना है, ठीक है। नक्सल जहाँ पे नक्सलवादी एक्टिव है उसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश भी होगा, बिहार भी होगा, ठीक है। पूछिएगा कैसे होगा, तो अभी तो आंसर मध्य प्रदेश होगा, लेकिन बिहार अभी लेटेस्ट में यही है नक्सल मुक्त, ठीक है। तो इसलिए विकल्प बी भी सही है। और मध्य प्रदेश अगर कहेगा उसका CM कौन है, मोहन यादव, ठीक है। 2000 फरवरी, देखिए फरवरी 2026 में बिहार के आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया है, क्योंकि अंतिम वहाँ पे मुंगेर जिला में एक अंतिम सक्रिय सशस्त्र माओवादी था, उसका नाम है सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम, ठीक है। आत्मसमर्पण के बाद वहाँ पे बिहार में क्या हुआ, नक्सलवाद खत्म हो गया। अंतिम सशस्त्र माओवादी कौन था, सुरेश कोड़ा, ठीक है, उसको मुस्तकीम कहते हैं, ठीक है। सफलता का आधार पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों के अनुसार अब राज्य में 23 जिलों में कोई भी सशस्त्र नक्सलवादी सक्रिय नहीं है। 23 जिला में अभी कोई नक्सलवादी अभी सक्रिय नहीं है। और सरकारी प्रयास है कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास हो, केंद्र और राज्य संयुक्त प्रयास कर रहा है कि निरंतर अभियान के द्वारा बेहतर पुनर्वास नीति के कारण 2025 में बिहार में एक भी नक्सलवादी दर्ज नहीं की गई, ठीक है। इस मतलब समझिए कि 2025 में बिहार में एक भी नक्सलवादी दर्ज नहीं किया गया है, ठीक है। लक्ष्य, भारत सरकार ने पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लक्ष्य बताए थे ना आपको, लक्ष्य पूरा भारत में कब है, 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश ने भी, देखिए यहाँ पे दे दिया, मध्य प्रदेश ने भी क्या है, स्वयं को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया था। लेकिन नवीनतम रिपोर्ट फरवरी 2026 के अनुसार गौरवपूर्ण उपलब्धि, अब बिहार को ये नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ विषय 9वां सिद्ध समारोह कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। जयपुर होगा, नई दिल्ली होगा, गांधीनगर होगा या पणजी होगा। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ 9वां सिद्ध समारोह हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ विषय पर आधारित 9वां सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन चेन्नई के तमिलनाडु में किया गया। इसका मुख्य तथ्य क्या है, यह समारोह 3 जनवरी 2026 को चेन्नई के कहाँ पे किया गया, देखिए इसका आंसर तो यहाँ पे ये ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। इसका नई दिल्ली भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा चेन्नई, जो ऑप्शन इसमें बाई मिस्टेक नहीं रह गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई, ठीक है। चलिए, उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण, भारत के भी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण, ठीक है। राधाकृष्ण ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इसका मुख्य उद्देश्य था निवारक स्वास्थ्य सेवा और वैश्विक कल्याण में सिद्ध चिकित्सा में योगदान को प्रदर्शित करना, ठीक है। सिद्ध दिवस प्रतिवर्ष ऋषि अगस्त्य की जयंती पर उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें
सिद्ध चिकित्सा के जनक कहा जाता है, ठीक है। किनकी जयंती पर मनाया जाता है प्रतिवर्ष? ऋषि अगस्त्यस की जयंती पर, ठीक है, जिन्हें सिद्ध चिकित्सक माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर, ठीक है, भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर किसे बनाया गया, ठीक है, किसे बनाया गया? पतंजलि विश्वविद्यालय, एमटी विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय या कानपुर विश्वविद्यालय? इसका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? पतंजलि विश्वविद्यालय। देखिए इसका फोटो भी दिया गया है। रिकॉग्निशन ऑफ द यूनिवर्सिटी पतंजलि यूनिवर्सिटी, ज्ञान भारत मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ज्ञान भारत मिशन में क्लस्टर, देखिए क्लस्टर कंट्री, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स। भारत का पहला योग आयुर्वेद योग पर आधारित आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर पतंजलि विश्वविद्यालय को बनाया गया। इससे महत्वपूर्ण उपलब्धि से जुड़ी जानकारी क्या है? देखिए मान्यता क्या हुआ है, यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अभी दिखाया फोटो में ज्ञान भारती मिशन के तहत दिसंबर 2025 में पतंजलि विश्वविद्यालय को यह आधिकारिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य है भारत की प्राचीन ज्ञान और प्रणाली, विशेष रूप से योग आयुर्वेद से संबंधित पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटीकरण अनुसंधान करना। देखिए डिजिटीकरण करने से क्या होगा कि आप लोग हम लोग के लिए क्या होगा, उपलब्ध होगा और जल्दी नष्ट नहीं होगा, ठीक है। और जितना भी हमारे पांडुलिपि है, जो पुराने समय में योग और आयुर्वेद के विषय में जितनी भी जानकारी है, वो पांडुलिपि क्या होता है? हस्तलिखित होता है, हाथ से लिखा हुआ, पेड़ के छाल पर, ताम्रपत्र पर, ये सब इसको सुरक्षित करना है और उसको डिजिटलीकरण कर देना है, ठीक है, जिससे यह सुरक्षा हो और उपलब्धि इसका बढ़ जाए सब लोग को। भूमिका क्लस्टर सेंटर के रूप में पतंजलि विश्वविद्यालय अब देश के अन्य 20 सहसंबद्ध संस्था को मेंटरशिप, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण करेगा, ठीक है। विश्वविद्यालय ने अब तक 50,000 से अधिक प्राचीन ग्रंथों को संरक्षित किया है और 22 लाख से अधिक पांडुलिपि पृष्ठ का डिजिटलीकरण किया, ठीक है। देखिए 42 लाख को डिजिटलीकरण कर दिया है, 50,000 से अधिक प्राचीन ग्रंथों को संरक्षित भी किया है, तो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब है 2025 के फीडे वर्ल्ड कप रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है अर्जुन एरिगैसी, हंस मोके नीमन, मैग्नस कार्लसन या व्लादिस्लाव आर्टीमेव, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मैग्लन कार्लसन। देखिए इसका नाम है मैग्लन कार्लसन, ठीक है। इसको देखिएगा डी गुकेश के साथ ये क्या किए थे, चेस फेंक दिए थे, हारे थे दूसरे से। कार्लसन का विन 2025 वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में देखते हैं। 2025 का फीडे चैंपियनशिप जो होता है वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप, ये कौन जीता? मैग्नस कार्लसन, ठीक है। ये ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ग्रैंड मास्टर है, यह कतर के दोहा में हुआ था, कतर की राजधानी दोहा है, उसमें आयोजित किया गया था फीडे वर्ल्ड कप शतरंज चैंपियनशिप, उसमें पुरुष ओपन का खिताब जीता, ठीक है। इनका यह छठा वर्ल्ड कप रैपिड खिताब है, इनका छठा जो है ना फीडे खिताब है, ठीक है। देखिए प्रथम स्थान स्वर्ण मैग्नस कार्लसन कहाँ के? नॉर्वे के, ठीक है। 13 में से 10.5 अंक हासिल करके दर्ज किए हैं। द्वितीय स्थान पर क्या है? जो व्लादिमीर ऑटोमेव है, ये सेकेंड किए थे, ठीक है। तीसरा स्थान पे किए भारत के अर्जुन एरिगैसी। थर्ड स्थान किनको मिला? अर्जुन एरिगैसी को, ठीक है। महिला वर्ग के चीन के जून वेजुन ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत के कोनेरू हम्पी ने कांस्य पदक जीता। तो भारत के भी कोनेरू हम्पी क्या थे? इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता, ठीक है। और चीन के जू वेंजुन ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, महिला वर्ग में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर, भारत जो है टॉप 1 में निकल, दुनिया के किस देश को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? मतलब आप भारत क्या है? टॉप हो गया है। भारत चावल उत्पादक पूछेगा तो टॉप पे कौन हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। लेकिन पहले क्या बोलते थे? पहले चीन बोलते थे। देखिए इंडिया ओवरटेक्स चाइना टू बिकम द वर्ल्ड टॉप राइस प्रोड्यूसर। तो इसका आंसर होगा चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत क्या बन गया? टॉप। चलिए देख लेते हैं उसके बारे में। चावल उत्पादन में भारत का ऐतिहासिक उपलब्धि, भारत ने, इस पहले आंसर क्या हो जाएगा? चीन, ठीक है। भारत ने जनवरी 2026 में चीन को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश के रूप में क्या हुआ है? ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की है। हमारे कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। इन्होंने ही 4 जनवरी को आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है, ठीक है। उत्पादन के आंकड़े भी देख लेते हैं, किस आंकड़े से बोला जाता है? भारत का कुल चावल उत्पादक कितना है? 150.18 मीट्रिक टन है रहा, ठीक है। जबकि चाइना का कितना रहा? 145.2, तो बहुत आगे है लगभग, ठीक है, 5 मीट्रिक टन से आगे है। जबकि वैश्विक हिस्सेदारी, अब दुनिया के कुल चावल उत्पादन में भारत का हिस्सेदारी कितना है? पूरा वर्ल्ड का चावल का 28% कौन उगा रहा है? भारत। तो प्रमुख भारत के बाद कौन है देख लीजिए। भारत की सफलता का श्रेय उच्च उपज वाली बीज HYV हाई लिंग सीड्स, HYS सीड्स के बारे में दिया जाता है, उसको ये उपलब्धि दिया जाता है। बेहतर खेती तकनीक और सिंचाई सुविधा का
विस्तार को दिया गया है। अब बेहतर तरीके से क्या हो रहा है, तकनीक से खेती भी हो रहा है और सिंचाई सुविधा भी क्या है, उन्नत है। अन्य स्थान देखते हैं, वैश्विक स्तर पर भारत चीन के बाद बांग्लादेश आता है तीसरा पे, और चौथा पे इंडोनेशिया आता है। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां देखते हैं। 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर ए है जहाज जिम्स्टीज, नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स या अर्जुन कपूर। इसका आंसर हो जाएगा, ये फोटो अगर आप देखे होंगे तो पहले आंसर बता सकते हैं, नोवाक जोकोविच है। ठीक है, ये यह पूरा समूह में तस्वीर लिया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स हम देख लेते हैं आगे। 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नोवाक जोकोविच, 13वें ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है के अंतर्गत ग्लोबल लाइफ टाइम अवार्ड से सर्बियाई टेनिस स्टार, टेनिस खेलने वाले हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया। ठीक है, इसका मुख्य जानकारी निम्नलिखित है। देखिए, विजेता नोवाक जोकोविच को उनके खेल में निरंतर उत्कृष्ट, ये जब भी टेनिस खेले बहुत उत्कृष्ट पोजीशन पर रहे, वैश्विक प्रभाव के लिए इसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। समारोह इन पुरस्कार की घोषणा दिसंबर 2025 में दुबई में आयोजित की गई थी, वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट के दौरान। ठीक है, अन्य विजेता देख लेते हैं। अरब, ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नासिर बिन मोहम्मद बहरीन के जीते गए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए जो इंपॉर्टेंट होगा वही बताएंगे। ये देख लेते हैं थोड़ा सा। इस पुरस्कार की शुरुआत 2008 में हुई, इंपॉर्टेंट है। इस पुरस्कार का शुरुआत क्या है, 2008 में हुआ। यह 12वां संस्करण था। ठीक है, 12वां संस्करण किसको मिला है, क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी 13वां है। आगे देख लेते हैं। भारत के किस स्थान पर टाइगर रिजर्व संस्थान को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ठीक है, पश्चिम बंगाल पहला ऑप्शन, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा कैमूर, चौथा सासाराम। तो ये चारों बिहार के राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर। ठीक है, एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था ही, और दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार को घोषित सैद्धांतिक रूप से मिल गया दर्जा। ठीक है, बिहार का राज्य है कैमूर। ठीक है, इसे दूसरे टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है। मंजूरी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। ठीक है, NTCA की तकनीकी समिति ने अपनी 12वीं बैठक में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से मंजूरी कर दी गई है। स्थान देखिए, यह नया टाइगर रिजर्व बिहार के कैमूर जिले में स्थित होगा। कहाँ पे स्थित होगा, बिहार के कैमूर जिला में। ठीक है, कहाँ पे होगा, बिहार का कैमूर जिला, जो राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, कारण क्या है, बिहार का एकमात्र अभी टाइगर रिजर्व पहले कौन था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो पश्चिम चंपारण में था। ठीक है, अब अपनी क्षमता जैसे उसमें लगभग कितना है, 45 से 54 बाघ से अधिक बढ़ चुका है, जिसके कारण दूसरे निवास स्थान की आवश्यकता महसूस होने लगी बिहार में। इसमें कैमूर का यह अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र था। इसी को अब क्या होगा, बाघ के संरक्षण के इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा, इको टूरिज्म, जो देखते होंगे कि अति जीप में बैठ के लोग क्या करता है, घूमने आता है ना, बाघों को देखने आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को कौन सा साल घोषित किया है। तो भारतीय सेना ने कौन 2026 को घोषित, यूनाइटेड नेशन करता है, लेकिन ये पूछ रहा है भारतीय सेना ने 2026 को कौन सा साल घोषित किया है। तो 2026 क्या होने वाला है सेना के लिए, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। तो इसका होगा नेटवर्किंग एंड डाटा केंद्रित। ठीक है, इसको देख लेते हैं। भारतीय सेना ने 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रित के रूप में घोषित किया गया है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी। घोषणा थल सेना प्रमुख कौन है, उपेंद्र द्विवेदी ने अपने नए साल के संदेश 2026 को इस विषय की थीम के रूप में समर्पित किया है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य रहेगा डिजिटल एकीकरण। ठीक है, वास्तविक समय रियल टाइम में डेटा साझीकरण होना चाहिए, डेटा संचालित। ठीक है, ये लेन की क्षमता को बढ़ाकर भारतीय सेना को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करना। महत्व क्या है, यह पहल परिवर्तन के दशक डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। 2024-25 के प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष। ठीक है, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। फोकस क्षेत्र क्या है, इसमें AI सक्षम युद्ध कौशल, साइबर लचीलापन एवं एकीकृत युद्ध प्रबंधन प्रणाली पर विशेष बल दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन है इसमें, प्रकाश और कमल ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति के अवशेष थीम के साथ पवित्र विशाख अवशेष की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई। ठीक है, यह है बमियान
ठीक है, नई दिल्ली, सारनाथ या कुशीनगर। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। ये क्या है हम आपको बताते हैं। इसको ब्रिटेन के द्वारा जो भी अवशेष मिला है उसको इंडिया को वापस दिया जा रहा है और इसको यहाँ पे इसमें सुरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, इसका नाम है प्रकाश और कमल ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति अवशेष। ठीक है, थीम के साथ पवित्र विशाख अवशेष को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया। आगे इसके बारे में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश और कमल ज्ञान प्राप्ति अवशेष लाइट एंड द लोटस रेक्लिक्स ऑफ एवेकेंट वन थीम के साथ पवित्र पिपरावा अवशेष अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित की गई। ब्रिटेन के द्वारा वापस किया गया इंडिया को, इसको इंडिया का धरोहर है। इस प्रदर्शन से जुड़े मुख्य तथ्य ये है, देखिए उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में राय पिथौरा सांस्कृतिक देखिए नई दिल्ली में कौन परिसर है, राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर लाडो सराय में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। मुख्य आकर्षण क्या था, इस प्रदर्शनी में भार्गव बुद्ध ने संबंधित पवित्र पिपरवा अवशेष को प्रदर्शित किया गया है। विशेषता क्या है, इसमें उन अवशेषों को और रत्नों को शामिल किया गया है जिन्हें 127 वर्ष के बाद जुलाई 2025 में हांगकांग की नीलामी से रोककर भारत वापस किया गया। ठीक है, हांगकांग में नीलामी हो रहा था, इसको वापस लेकर भारत को वापस किया गया क्योंकि भारत का ये धरोहर था। ठीक है, 127 वर्ष के बाद जुलाई 2025 में। ठीक है, प्रदर्शनी की वस्तु यहाँ पर पहली बार 1898 में पिपरवा खुदाई के अवशेष, 1972 की खुदाई के खजाने और भारतीय संग्रहालय कोलकाता के रत्नों को एक साथ प्रदर्शित किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए एक्सेस को आसान बनाने के लिए स्वागत एफआई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्च किया गया। तो इतना नहीं पूछेगा निवेशकों के लिए, ये सीधा पूछेगा स्वागत एफआई कौन लॉन्च किया है। स्वागत अभी एफआई क्या है, ये विदेशी निवेशकों के लिए सिंगल विंडो प्रोग्राम है। मतलब कि यहाँ पे आएगा सब इसका हल प्रॉब्लम का हो जाएगा, सिंगल विंडो प्रोग्राम है। ठीक है, ये इसके लिए खोया जाएगा, स्वागत कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, स्वागत। ठीक है, एफआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, एफआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, इसको लिए स्वागत के लिए। ये कौन करेगा, ये काम किसका है, निवेशकों से सेबी का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रतिभूति यही ना संस्था है हम लोग का, जो निवेशक या म्यूचुअल फंड या स्टॉक या ट्रेडिंग से संबंधित लेन देन में मुख्य संस्था है। ठीक है, दिए गए विकल्पों के अनुसार 20 सही है। ठीक है, पूरा नाम स्वागत एफआई का क्या है, सिंगल विंडो, स्वागत का पूरा फुल फॉर्म क्या है, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, इसका प्राथमिक लक्ष्य है पोर्टफोलियो निवेशक जो विदेशी पोर्टफोलियो एफपीआईज होते हैं और विदेशी उद्यम पूंजीगत निवेशक एफवीसीआईएस के पूंजीकरण और अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना। तो इसके जो भी भारत में पूंजीकरण या अनुपालन प्रक्रिया है उसको लिए आसान बनाएंगे, क्योंकि वो जो विदेश है, विदेशी लोग जल्दी भारत के नहीं समझते हैं, तो इसलिए सिंगल विंडो प्रोग्राम खोला गया कि आसान रहे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, इन्वेस्टमेंट आए। ठीक है, यह पात्र निवेशक के लिए एक सिंगल विंडो पंजीकरण प्रदान किया करता है जिसमें पंजीकरण और केवाईसी की अवधि को मौजूद 3 से 5 वर्ष से बढ़ाकर अब कितना कर दिया, 10 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, केवाईसी अब 10 वर्ष तक कर सकते हैं। ठीक है, विदेशी निवेशकों को अब एफपीआई निवेशकों के लिए अलग अलग खातों के बजाय एक ही डीमेट खाते के उपयोग की अनुमति मिल सकेगी। ठीक है, अलग अलग जो खाते बना के आते थे एक ही डीमेट अकाउंट से कर सकते हैं। मात्र निवेशक इनमें मुख्य रूप से सरकारी संस्थाएं, केंद्रीय बैंक, सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, विनियमित पब्लिक रिटेल फंड जैसे कम जोखिम वाले संस्थाएं शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आयोजित कौन सा उत्सव या त्यौहार मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, तो मणिपुर से संबंधित बहुत सारे त्यौहार हैं, उसको हम आपको एक बार लिस्ट बता देते हैं। ठीक है, देखिए गान नागाई त्यौहार, यह मणिपुर के क्या है, जेलियांग समुदाय, ठीक है, रोंगमेई, जेमे और लियांगमे जनजाति का समूह के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख फसल कटाई के बाद उत्सव है। ठीक है, ये मणिपुर के द्वारा है गान नगाई त्यौहार। ठीक है, अब देखिए इमो इनू एरप्पा, यह भी मणिपुर के मताई समुदाय के द्वारा क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य समुदाय प्रचलित की देवी इमो इनू के सम्मान में मनाया जाता है। अब है या और उसांग, यह मणिपुर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार जिसे मणिपुर को होली भी कहा जाता है। मणिपुर का जो होली है इसको क्या कहते हैं, याओ स्वांग भी कहते हैं। ठीक है, यह 5 दिनों तक चलने वाला, इसमें खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करता है। ठीक है, संगाई महोत्सव, यह मणिपुर का सबसे बड़ा वार्षिक पर्यटन उत्सव है जिसका नाम राज्य के राजकीय पशु
संगाई हिरन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जिसमें से आप आंसर मिला सकते हैं। ये क्या पूछ रहा है, हाल ही में आयोजित कौन सा उत्सव या त्यौहार मणिपुर से संबंधित है? सब है मणिपुर से संबंधित। ठीक है, तो हाल ही में पूछ रहा है तो होली तो बोला पहले होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेनेजुएला को सर्वोच्च न्यायालय के निकोलस मदुरो को गिरफ्तार के बाद किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का आदेश दिया है? तो देखिए, वेनेजुएला का जो आपको पता होगा कि साउथ अमेरिका का, ठीक है, यहाँ है उत्तरी अमेरिका जहाँ पे यूएसए। ठीक है, यहाँ पे वेनेजुएला कंट्री है और यहाँ पर क्या है, यूएसए अमेरिका है। ये क्या किया है, वेनेजुएला कंट्री को, वहाँ पे जो निकोलस मदुरो जो था राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट था, उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अथी चला के, ट्रायल चला के उसको गिरफ्तार करके अमेरिका ले गया है, लेकिन उसके जगह पर अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो डेल्सी रोड्रिग्ज को क्या बनाया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। न्यायालय के आदेश है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जनवरी 2026 को आदेश जारी किया है, निकोलस मदुरो को अनुपस्थिति में प्रशासनिक नियंत्रण कौन रखेगा? देश की रक्षा और सुनिश्चित करने के लिए डेल्सी रोड्रिग्ज को राष्ट्रपति के पद पर कार्यभार संभालेगी। ठीक है, शपथ ग्रहण। डेल्सी रोड्रिग्ज ने अपने आधिकारिक तौर पर 5 फरवरी 2026 को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, कौन लिया? डेल्सी रोड्रिग्ज। ठीक है, ऐतिहासिक संदर्भ, वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी को निभाने वाली पहली महिला बन गई है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के पद पर निभाने वाली पहली वेनेजुएला की महिला बन गई है और ये विपक्ष में पहले थी। ठीक है, अमेरिका की सेना के द्वारा चलाया गया, देखिए अमेरिका के सेना के द्वारा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया। एब्सोल्यूट रिजॉल्व अमेरिका ने कौन चलाया? एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, ये ऑपरेशन चला के क्या किया गया, इसको गिरफ्तार किया निकोलस मदुरो को। ठीक है, के दौरान निकोलस मदुरो को और उनकी पत्नी को सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर अमेरिका ने ले जाया गया है, जिसके बाद यह सैद्धांतिक संकट उत्पन्न हुआ है। अब अमेरिका ऐसा क्यों किया है? अमेरिका का इसका नज़र था किस पर? इसका तेल पर और इसके मिनरल्स पर और ऑयल्स पर। ठीक है, और इसका रवैया क्या था? इसका ज़्यादातर चीन से और रूस से ही इसका क्या था, संबंध था, इसलिए अमेरिका इसके साथ ऐसा किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3D प्रिंटिंग तकनीक से ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किसने विकसित किया? ठीक है, तो 3D प्रिंटिंग तकनीक से ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम किसने विकसित किया है? ये क्या जगह? DRDO। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस नवाचार से संबंधित मुख्य तथ्य, देखिए इस तकनीक को पुणे स्थित भारतीय और क्या है, उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्था IITM वैज्ञानिकों ने मिशन मौसम के तहत विकसित किया है। उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है भारत के मौसम अवलोकन नेटवर्क को मजबूत करना। मौसम अवलोकन नेटवर्क को मजबूत करना, विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों में डेटा की कमी को दूर करना। ठीक है, यह आर्द्रता, तापमान और हवा की गति और वर्षा जैसे मानकों को स्वचालित रिकॉर्ड के और प्रचलित करेगा। 3D प्रिंटिंग के उपयोग प्रसारित करेगा। देखिए 3D प्रिंटिंग के उपयोग से उत्पादन लागत में काफ़ी कमी आएगी और निर्माण प्रक्रिया तेज हो जाएगी। ठीक है, सोलर पावर से संचालित होगा। स्थापना इन स्टेशनों का पहला बैच फरवरी 2026 में दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये नहीं आंसर होगा। ठीक है, IITM। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 18 भारतीय तट रक्षक बल ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत को अपने बेड़े में शामिल किया है। उसका नाम है निस्तार, भार्गव, आकाश या समुद्र प्रताप। तो इसका देखिएगा फोटो में क्या है, समुद्र प्रताप। ठीक है, इसको प्रदूषण नियंत्रण और डिजाइन के लिए क्या किया, इसको भारत के बेड़े में शामिल किया गया। ठीक है, तट रक्षक बल के लिए तो इंडिया कोस्ट गार्ड होता है ना, उसको द्वारा किया गया। इस पोत से संबंधित मुख्य विवरण यह देखिए। कमीशनिंग, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में समुद्र प्रताप को औपचारिक रूप से कमीशन किया गया है। इस गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पूरी तरह से स्वचालित डिजाइन के आधार पर बनाया गया है। स्वदेशी सामग्री, इस पोत में 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया, मतलब 60% क्या है, इंडियन सामान लगा हुआ है। ठीक है, चलिए जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान का हिस्सा है। अब ये किसको दिखा रहा है? आत्मनिर्भर भारत को दिखा रहा है कि नहीं? चलिए देखते हैं। फ्लोटिंग बम्स और प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला शामिल की है। समुद्र तेल के रिसाव का पता लगाने और उसे रोकने में सक्षम है। समुद्र तेल में जो भी ऑयल पिल्स होता है उसको रोकने के लिए उसका पता लगाने की जरूरत है। चलिए विशिष्टता, यह ICG के बेड़े अब तक सबसे बड़ा पोत और इसमें पहली बार महिला अधिकारी को भी नियुक्त किया गया। ठीक है, ICG मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े को अब तक का सबसे बड़ा पोत है। ठीक है, इसमें पहली बार महिला अधिकारी को भी नियुक्त किया गया। ठीक है, किस राज्य को
पांडुरी खादी को जीआई टैग मिला है। तो ये देखिए बहुत लंबे अरसे से इंतजार के बाद पांडुरी खादी को अब जीआई टैग मिल गया। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। बहुत लंबा इंतजार था, कब ही हो जाना चाहिए था, ठीक है। इसका विकल्प आंसर क्या होगा? सी, आंध्र प्रदेश। यह खादी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के श्रीकुल्लम जिले के पोंड्रू गांव में बनाई जाती है, ठीक है। विशेषतः यह अत्यधिक महीन बनावट है, बहुत फाइन बनावट होता है, बहुत छोटा स्तर पे काम होता है, ठीक है। ये प्रसिद्ध है, ठीक है, जिसमें धागे की संख्या 100 से लेकर 120 तक होती है, ठीक है। अनूठी तकनीक है ये। पांडुरू खादी जो है साफ करने के लिए वालगू मछली के जबड़े, ठीक है, जब बोन्स ऑफ वालगू फिश का उपयोग किया जाता है, जो इस दुनिया के अन्य खादी उत्पादों से अलग है। जितना भी खादी उत्पादन होता है उससे अलग है ये, ठीक है। ऐतिहासिक महत्व क्या है? महात्मा गांधी ने इस खादी का मेरे बहुत प्रशंसक थे। उन्हें अपने पत्रिका यंग इंडिया में इसकी बहुत गुणवत्ता को सराहा है, ताकि एम.के. गांधी जो है, महात्मा गांधी जो थे, इनको बहुत सराहा है, तभी इसको अभी तक जीआई टैग नहीं मिला था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा? इसको जीआई टैग मिल गया है, ग्रामोद्योग आयोग के नाम पर पंजीकृत किया गया, ठीक है, ग्राम उद्योग आयोग। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 5 गो क्वेश्चन और है। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और बहुत शेयर कीजिए, जहाँ तक जो भी ज़रूरत है इसको उसको पहुँचाइए, ठीक है। चलिए, खुतवाए मोची लाल किले की क्या है? फसील से नामक पुस्तक किसने भाषण का संकलन है? किसके भाषण का संकलन है? देखिए यहाँ से पकड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी है, ठीक है। दिए गए क्वेश्चन बी, नरेंद्र मोदी क्या है? ये इसका खुतवाए मोची संभवतः एक वर्तनी की त्रुटि, सही क्या है? नाम खुतवाए मोदी है। संकलन, यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर फसील से दिए गए भाषणों का उर्दू अनुवाद है, ठीक है, संकलन है। विमोचन, इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनवरी 2026 में नई दिल्ली में किया। न्यू दिल्ली में क्यों करंट अफेयर्स में क्यों आ गया? क्योंकि न्यू दिल्ली में क्या है? धर्मेंद्र प्रधान जो है इनका विमोचन करते हैं, ठीक है। कब करते हैं? जनवरी में। कब जनवरी में करते हैं? जनवरी 2026 में, इसलिए अभी न्यूज में आ गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री के विजन और राष्ट्र के प्रति उनका संदेश। प्रधानमंत्री का जो विजन है और राष्ट्र के प्रति उनका संदेश जो उर्दू भाषा में पाठकों तक पहुंचाना, उर्दू भाषा के पाठक जो है उर्दू भाषा जो जानते हैं उसको तक पहुंचाना। इसे द संडे गार्जियन फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR सम्मेलन का उद्घाटन कौन करे हैं? तो ये हो जाएगा अमित शाह किए हैं। कौन किए हैं? अमित शाह। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही है। आयोजन 6 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDP फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन द्वारा किया गया, ठीक है। इस मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था लक्ष्य पोषण सुरक्षा और कुपोषण उन्मूलन, ठीक है। क्या है? पोषण को सुरक्षा करना और कुपोषण उन्मूलन, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका पर चर्चा करना है, ठीक है। सहकारिता आंदोलन को सामाजिक विकास से जोड़ना है। इस अवसर पर CSR के तहत शिशु संजीवनी कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। आगे देखते हैं। इसका 22 नंबर क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान देश के किस नंबर का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया है? तो पटना का संजय गांधी जो जैविक उद्यान है 1960 संस्थागत हुआ और देश का चौथा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जहां 90 प्रजातियों के 1100 जीव जंतु हैं, ठीक है। ये पटना का जू है, संजय गांधी जैविक उद्यान, ठीक है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? चौथा स्थान मिला। कैसे स्थान मिला? चौथा। चलिए आगे देखते हैं। डी ऑप्शन सही है। इस रैंकिंग और अध्ययन संबंधित मुख्य तत्व निम्नलिखित है। रैंकिंग केंद्रीय चिड़ियाघर CZI के द्वारा जारी मैनेजमेंट इनफेक्टिव इवैक्यूएशन रिपोर्ट में पटना जू देश के बड़े चिड़ियाघर की चौथे स्थान दिया गया है। विशेषता क्या है? यह चिड़ियाघर विशेष रूप से एक सींग वाले गेंडा वन हॉर्न राइनोसोरस के संरक्षण और प्रजनन के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। वर्ल्ड लेवल पर प्रसिद्ध है। क्या है? राइनोसोरस जो एक सींग वाला गेंडा है इसके लिए, ठीक है। वर्तमान में यह गेंडा के प्रजनन, ठीक है, और प्रजनन के मामले में विश्व में दूसरा स्थान पर है। वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आता है पटना का जू, समझ गए। गेंडा का प्रजनन यहाँ पर। क्षेत्रफल और जैव विविधता यह लगभग 153 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। और यह यहाँ 110 से अधिक प्रजातियाँ, 800 से अधिक जीव जंतु पाए जाते हैं। 110 से अधिक प्रजातियाँ और 800 से अधिक जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1969 में वनस्पति उद्यान के रूप में स्थापित हुआ, ठीक है। वेजिटेशन के रूप में स्थापित 1973 में जैविक उद्यान के रूप में इसे विकसित किया गया। इसका जैविक उद्यान बन गया, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश यूरोजोन का 21वां
सदस्य बन गया, ठीक है। यूरोजोन मतलब जो भी देश यूरोपियन यूनियन का सदस्य होता है वो एक करेंसी यूरो को अपनाता है। पूरा एक जगह यूरो चलेगा तो सब जगह यूरो चलता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 21वां देश बन गया बुल्गारिया। क्या बन गया है? बुल्गारिया। यहाँ पर यह 21वां देश बन गया है बुल्गारिया, जिसको यूरोजोन में शामिल हो गया। इसके इधर है ब्लैक सी, दक्षिण में एजियन सी, ठीक है। और इसके बगल में कंट्री कौन है? तुर्की है, ब्लैक सी एजियन सी से घिरा हुआ है, ठीक है। इसका भूमध्य सागर है, ठीक है। इसका देख लीजिए आसपास का कंट्री भी पूछा, रोमानिया, सर्बिया, कोसोवा इसमें नहीं लगता है, ठीक है। नॉर्थ मैसेडोनिया, ग्रीस और तुर्की, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे डी बुल्गारिया सही होगा। घटनाक्रम ऐतिहासिक देखिए इसका। शामिल होने की तिथि, बुल्गारिया ने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया। पुरानी मुद्रा यूरो अपनाने के साथ ही बुल्गारिया ने अपनी 146 साल पुराना मुद्रा लेब को विदा कर दिया। इसका पुराना मुद्रा क्या था? लेब, चर्चा में था, अभी विदा हो गया। अब क्या बन गया? यूरो। परिवर्तन दर, यूरो और बुल्गारिया लेब के बीच क्या विनिमय दर था? पहले देखिए, 1 यूरो में कितना आता था? लगभग 1.95 लेब आता था। मतलब कि लेब का वैल्यू कम था। 2 रुपये लगभग खर्च कीजिएगा तो 1 यूरो आता था, ठीक है। पृष्ठभूमि, बुल्गारिया 2007 में यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ था। 2007 ही में यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ था, ठीक है। और लगभग 19 वर्ष के बाद उसने यूरोजोन की सदस्यता प्राप्त की है। यूरोजोन का विस्तार, बुल्गारिया से पहले क्रोएशिया 2023 में यूरोजोन का 20वां सदस्य था। 2023 में पहले 21वां कौन था? 20वां वाले 20वां था क्रोएशिया, ठीक है। इसका राजधानी है क्रोएशिया का ज़ाग्रेब। आप देखिए, भारत ने MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर के बेड़े को रखरखाव के लिए किस देश के साथ मेगा डील साइन की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अमेरिका के साथ। अमेरिका का जो ये MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर है, ये इसका जो लैंडिंग होता है, ठीक है, इसका जो लैंडिंग होता है, ठीक है, ये पानी पर भी लैंडिंग हो जाता है। इसका लैंडिंग कहाँ हो जाता है? पानी पर भी हो जाता है। बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो अमेरिका के साथ इसका डील साइन हुआ है। दिए गए विकल्पों में सर क्या होगा? बी अमेरिका होगा। रक्षा सौदा महत्वपूर्ण है, जिसमें सौदा में क्या है? लगभग 7,995 करोड़ 940 मिलियन का सौदा है, ठीक है। 5 वर्षों के लिए भारतीय नौसेना को हेलीकॉप्टर के रख रखाव, ये देखिए हेलीकॉप्टर खरीदा नहीं गया है, उसके रख रखाव मेंटेनेंस के लिए ये सब क्या है? निरंतर सपोर्ट को सुनिश्चित करेगा। इसमें स्पेयर पार्ट्स का आपूर्ति होगा, तकनीक सहायता मिलेगा, कर्मियों का प्रशिक्षण होगा, घटक मरम्मत शामिल है, ठीक है। इस सौदे के तहत भारत ने भी मध्यम स्तर के मरम्मत और रख रखाव निरीक्षण सुविधा की स्थापना की जाएगी। भारत में भी ये सिस्टम लाया जाएगा, मतलब अपने से करेगा। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुरूप होगा ये, ठीक है, क्योंकि इससे घरेलू रक्षा कंपनी जैसे MSME को भी लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया? देखिए ये चाइना का, ये चाइना जो कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे चाइना है और यहाँ साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर है। यहाँ पर एक कंट्री है ताइवान। यहाँ पे कंट्री कौन है? ताइवान कंट्री है। ताइवान के इर्द गिर्द में पूरा सेना, मतलब नौसेना, थल सेना, समुद्र सेना, इस सब का इस्तेमाल करते हुए एक मिशन, जस्टिस मिशन का ये किया था चाइना, अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए, ताइवान को डराने के लिए। चाइना ताइवान इन्वेजन मिशन बिगिंस, मतलब समझिए कि उसको जैसे आक्रमण करने जा रहा है, ये जस्टिस मिशन था, ठीक है। कौन किया है? चीन किया है, ठीक है, ताइवान के इर्द गिर्द। देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स। विकल्प सी चीन सही होगा। इस सैन्य अभ्यास से संबंधित मुख्य विवरण देखिए। इसका उद्देश्य चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी ने यह अभ्यास ताइवान की घेरेबंदी की, ठीक है, और अपनी संप्रभुता का प्रदर्शन करने के लिए किया गया था। यह 2 दिवसीय अभ्यास था, मतलब 29 और 30 दिसंबर को यह 2025 को आयोजित किया गया। ये देखिए शामिल बल कौन है? इसमें चीनी सेना के पूर्वी थिएटर कमांड के थल सेना, चीनी से का पूर्वी थल सेना जो है पूर्वी थिएटर कमांड का, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट बल की इकाइयों ने भी हिस्सा लिया। मुख्य गति अभ्यास के दौरान समुद्र हवा में युद्ध की तैयारी की गई, ठीक है, समुद्र से हवा में इस सब का युद्ध का तैयारी किया गया। प्रमुख बंदरगाहों की नाकाबंदी का क्या होगा? मॉक ब्लॉकेट किया गया, मतलब कि जितना भी तट है उसको ब्लॉक कर दिया गया। और ताइवान के समर्पित क्षेत्रों में रॉकेट दागने जैसे युद्ध अभ्यास किए गए। कारण चीन ने इस ताइवान के स्वतंत्रता समर्थन शक्तियाँ और बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। इससे क्या हुआ कि बाहरी जो भी कंट्री से मदद के लिए चेतावनी दिया और अपना शक्ति प्रदर्शन किया, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। जो भी जिन लोग को भी पसंद आएगा उन लाइक करेंगे, ठीक है, उन्होंने, और उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप आगे बने रह सकते हैं। थैंक यू।